हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एकदम मस्त हो। आई वेलकम यू टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अब्बास एकेडमी अकोला। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स हिस्ट्री के बेसिक का कुछ वीडियो है, ज्योग्राफी के बेसिक का कुछ वीडियो है। नाउ वी विल गो क्लास बाय क्लास। राइट। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री। राइट। उसका नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आप लोगों को ना हिस्ट्री पढ़ते समय ऐसा लगेगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री 6th स्टैंडर्ड में भी है, 7th में भी है, 8th में भी आएगा। तो फिर ये हर इसमें क्यों? देखो, हम लोगों को 6 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड में अलग अलग एज की हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो सोर्सेस है ये भी वो हिस्ट्री के हिसाब से डिवाइडेड करके दिए। एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेस अलग, मिडिवल के अलग एंड मॉडर्न के अलग। तो इस साल मतलब 7th स्टैंडर्ड में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री देखने वाले। कौन सी? मिडिवल हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, वी स्टडीड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। ठीक है। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखो, इस साल हम लोगों को मिडिवल पीरियड पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री का। Broadly, the period from 9th century CE till the end of 18th century CE is considered to be the medieval period of Indian history. Broadly क्या टाइम दिया है? तो 9th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का पीरियड को कंसिडर करते हैं। कौन सी हिस्ट्री? मेडिवल। इसके पहले 9 के पहले एंशियंट हिस्ट्री, 18 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो अगले साल आएगा। अच्छा, ये सी का और बीसी का आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो अभी क्लियर है, राइट? जो जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री का, उसमें बीसी, एडी, सीई ये सब क्या होता है ये मैंने समझा के दिया। ठीक है। काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो। उसके बाद ही फिर पहला चैप्टर पे आ जाना है। वो एक बार कर लोगे तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो पता चल जाएंगी, फिर ये वाला चैप्टर समझने में आसान या फिर आगे की हिस्ट्री समझने में आसान। ठीक है। In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. पिछले साल sources of ancient history, अगले साल sources of modern history. Clear है? History gives us a chronological, scientific and systematic account of past events. ठीक है। वो तीन तरीके के देता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि राजा कौन से हो गए, ये कौन से हो गए, लड़ाई कौन सी हो गई, वॉर्स कौन से हो गए ना, ऐसा नहीं। फिर क्या है? हिस्ट्री हम लोगों को क्या देता है? क्रोनोलॉजिकल, मतलब सीक्वेंस में। उसको साइंस की तरीके से साइंटिफिक मेथड्स लगा के वो हिस्ट्री लिखी गई है और सिस्टमैटिकली लिखी गई। कौन सी वाली? पास्ट इवेंट्स सारे। ये हम लोगों को हिस्ट्री ये सब्जेक्ट देता है, सारी चीजें क्या देता है? क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक अकाउंट पास्ट इवेंट्स। फोर फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। चार फैक्टर्स को आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कौन से चार फैक्टर्स हैं? इंडिविजुअल्स, हर एक इंसान अलग अलग, मैं हूं, आप हूं। देन हम सारे लोग मिलके क्या बनेगा? सोसाइटी। वो सोसाइटी कहां बनी है, उसकी जगह, और कब बनी है, उसका समय। ये चार फैक्टर्स हिस्ट्री में कंसीडर करना बहुत जरूरी है, राइट? अरे, मैं एक एक हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कोई भी एक राजा के समय। अब वो राजा का समय तो मुझे पता चलना चाहिए, तब जाके मैं कुछ रिलेट कर पाऊंगा कि यार बाकी के भी राजा थे। नहीं तो ऐसे हवा हवाई तो फिर तो कुछ भी पढ़ देंगे हम लोग। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स। पहले वीडियो में भी ये मैंने बताया था बेसिक बात। हिस्ट्री जो है वो हमेशा किस पे बेस्ड रहेगी? ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ। उसको प्रूफ बोलेंगे। किसी चीज का प्रूफ ही नहीं है तो उसको वैसे ही मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। कुछ देखो तो कुछ लोग होते हैं ना, तो क्लास में हमारे बहुत ही फेंकते हैं, ऐसे लंबे लंबे फेंकते कुछ भी। अगर उसका एविडेंस हो जाए, एविडेंस अगर आप लोगों के सामने है फिर ठीक है, नहीं है तो समझ जाता कि यार ये फेक रहा है करके। होते कि नहीं ऐसे तो? Let us classify these sources into material sources, written sources and oral sources to learn more about them. ठीक है। इसमें भी हम लोग देखते हैं सोर्सेस कौन से। ठीक है। मटेरियल सोर्सेस है, रिटर्न सोर्सेस है और ओरल सोर्सेस है। क्यों? क्योंकि कई सारे अलग अलग सोर्सेस है, तो उसको सारा अगर पूरी की पूरी मैच कर दिया हम लोगों इन सब चीजों की तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा।
सारे सब्जेक्ट इकट्ठा पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, एक सब्जेक्ट को लेना है, उसके भी पहले चैप्टर को लेना है, करेक्ट। तो कौन से तीन चीजों में क्लासिफाई करके दिया है? पहला है मटेरियल सोर्स, देन है रिटर्न सोर्स एंड देन ओरल सोर्स। ठीक है, लर्न मोर अबाउट दैट। लेट अस आल्सो इवैल्यूएट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री तो कहते हैं तो सोर्सेज है, इवैल्यूएट का मतलब सही में लॉजिकली वो ऑथेंटिक है, रियल है, या हम बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं? किसी भी चीज जो, कोई भी चीज अगर हम हमारे सामने रखी जा रही है तो उसको सवाल पूछना जरूरी है। विदाउट आस्किंग क्वेश्चन हम लोग उसको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना? वो चीज सही है कि नहीं है। तो इवैल्यूएट करना, वी हैव टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी। कई सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है जब हम लोग हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। इट इज नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेस। जैसे मैं इफ आई एम एन हिस्टोरियन, आई एम हिस्टोरियन, मुझे ना हिस्ट्री लिखनी है किसी किसी की, मुझे क्या करना होगा? पहले सारे सोर्सेस देखना होगा, ठीक है, और मुझे जो हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली लिखनी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ प्रूफ होने चाहिए, नहीं तो मेरी हिस्ट्री तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप लोगों को ये जो सारी हिस्ट्री दी गई है, जो भी हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हो, इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हुए, ठीक है, उसको बार बार इवैल्यूएट किया गया है, उसके बाद वो हिस्ट्री लिखी गई है और फिर आप लोगों को आपके सिलेबस में आए, करेक्ट है। अगर हमको ऐसा लगता है कि आगे जाके यार नहीं वो वाली हिस्ट्री तो ऐसी नहीं है, वो अलग है, फिर सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं? गलत हिस्ट्री क्यों पढ़ा? These sources have to be verified. उसको verify भी करना है. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judiciously and only after the critical analysis. ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि चीजों का क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोग। अगर डाउट रहता है तो फिर हम लोग तो काम ही नहीं कर पाएंगे उसमें, है ना? ठीक है, तो उसमें क्या करना है, देखो दो तीन चीजें उसमें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहले वो जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेज है वो वेरीफाइड होने चाहिए। अच्छा, हम लोगों को पहले हिस्ट्री लिखनी है, हिस्ट्री लिखनी है तो उसके लिए कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज होने चाहिए। उन हिस्टोरिकल सोर्सेज को हम लोगों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद देखना है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझ गए? देन उसको जुडिशियसली यूज करना है और ओनली आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस बोल यानी उसको क्वेश्चंस पूछना, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, फिर ये तब का है तो किसका क्या प्रूफ है कि यार ये वाले ही समय का है। ये सारी क्वेश्चंस पूछना, ये हो गया क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। Forts have an important place among the material sources. फोर्ट्स है मेरा किले, देखो किले ना अभी भी हम लोगों को दिखते हैं, चाहे वो थोड़ा टूटा फूटा भी क्यों ना हो, मगर उसका स्ट्रक्चर हमको दिखता है। कई सारे किले तो वैसे के वैसे ही है, कई सारे टेम्पल्स होंगे वैसे के वैसे, कई सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, जैसे ताजमहल है, अभी भी कई सारे लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, वैसा का वैसा है ना? तो ये जो बड़े बड़े चीजें हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कौन सा सोर्स है ये? मटेरियल, राइट। सब मेजर टाइप्स ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स के कौन से टाइप है भाई? ठीक है, देखो हिल फोर्स है जो पहाड़ों में है, फॉरेस्ट फोर्स है जो जंगलों में है, सी फोर्स है कुछ समंदर में है, और हमारी प्लेन वाली जमीन के कुछ फोर्स, है ना? ऐसे तीन चार इसमें उसको पढ़ते हैं। मॉन्यूमेंट यानी क्या होता है? जिसमें समाधि आती है, समाधि आने का, ठीक है, किसी संत ने समाधि ले ली, ठीक है। ग्रेव यानी कबर हो गए। वीर गाला आगे आएगा, स्टोन पे किसी की इमेज वगैरह बना के उसको कुछ लिखा है, वीर गाला वो भी आएगा। एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कौन से? जैसे पैलेसेस हो गए, बहुत बड़े महल हो गए, मिनिस्ट्रियल मैंशंस हो गए, जो मिनिस्टर्स थे उन राजाओं के टाइम पे, रिस्पेक्टिव राजाओं के टाइम पे, उस समय पे जो मिनिस्टर्स थे उनके भी बड़े बड़े मैंशंस थे, मैंशन। देन क्वींस के क्वार्टर, रानी जहां पे रहती थी वो रानीवास में। एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, अरे राजा रानी ये सब लोग होंगे तो आम लोग भी तो होंगे क्यों, होंगे, आम लोगों के सिवा कोई कैसे राज कर पाए, करेक्ट। दे और प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट दैट पीरियड, वो वाले समय का हम लोगों को सारा सारा इंसाइट मिलता है कि इस तरीके से शायद वहां पे होगा, ठीक है।
Looking at them, we come to know about the development of architecture की तरफ वो सोचो हम लोग अगर देखते हैं उसका स्टडी करते हैं तो हमको लोगों को ये समझ में आता है कि उस समय का आर्किटेक्चर कैसे डेवलप किया गया होगा. देन द इकोनॉमिक कंडीशन, वो जो लोग वो समय में रह रहे थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, है ना. द क्वालिटी ऑफ आर्ट, डांस है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, फोक सॉन्ग्स है, फोक टेल्स है, ठीक है. ये जो आर्ट बनाया गया पॉटरी है ना, और कुछ स्कल्पचर है, ये जो आर्ट बनाया गया इसकी क्वालिटी कैसी थी, मतलब नॉर्मली बनाया था या बहुत सुंदर बनाया था, ठीक है. अगर देखो नॉर्मल अगर बनता है तो ह्यूमन अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस में चल रहा है, बहुत ही सुंदर बनाए तो वो वाले फील्ड में बहुत आगे वो चले गए, डेवलपमेंट ज्यादा हो गई है, प्रोग्रेस कर लिया हम लोगों ने. स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से बिल्डिंग बनाए गए. आज देखो कई सारी बिल्डिंग्स को बाहर से कांच ही कांच है, तब तो ये नहीं होगा, तो कैसे बिल्डिंग बनाए, कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया गया है. एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, लोग किस तरीके से रहते, किस तरीके से रहना, मतलब जैसे आज क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब चीजें, तो वो समय में क्या था, वो समय में लोग कैसे रहते थे. तो नॉर्मल घर थे, बड़े बड़े घर थे, है ना, या फिर मिट्टी के घर थे, झोपड़ियां बनी थी, कैसे रहते थे. सिर्फ रहने वाली बात नहीं, खाने की भी बात आएंगी, उनके कैसे कपड़े पहनते थे वो भी बात आएंगी, सब आएगी. फिजिकल सोर्सेज यानी मटेरियल सोर्सेज, उसमें कुछ लोगों के मेमोरियल्स होंगे, किसी की याद में कोई चीज बनाई होगी, बिल्डिंग बने होंगे, केव स्कल्पचर्स होंगे, केव बनाई है उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाई है, कार्व करके स्कल्पचर्स हो गए. इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो भी किसी पत्थर पे लिखा गया है कार्व करके, या फिर कॉपर प्लेट पे लिखा गया है कार्व करके. कॉइन्स के कौन सी करेंसी यूज करते थे, कौन से कॉइन्स यूज करते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, या फिर और कोई भी. कॉपर प्लेट्स जिसपे लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन जिसपे लिखते थे, और फोर्स यानी कि ये सारे आ जाएंगे आपके फिजिकल सोर्सेज यानी मटेरियल. देन कैन यू टेल हाउ डू कॉइन्स मैनेज हिस्ट्री, क्या बता सकते हो कॉइन्स कैसे हिस्ट्री बताते हैं. देखो हर कॉइन पे ना, अभी हम लोग जो कॉइन यूज करते हैं उस पे 4 लायन का सिंबल है जो हमारा नेक्लेस है, फिर उसमें कुछ क्रॉप्स वगैरह की इमेज होती है, फिर उस पे लिखा जाता है भारत का नाम, भारत इंडिया, फिर लिखा जाता है रूपी, और फिर उस पे लिखा जाता है कि कौन से साल में ये कॉइन बनाया गया. तो एक हमारा आज का कॉइन, अभी आप देखना कॉइन निकाल के, वो हमको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. तो वो समय के कॉइन्स जो थे वो भी हम लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है. एंड इट कम्स अंडर द मटेरियल सोर्सेस. सिंस एंशिएंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कवड़ी, अब कॉइन्स के ना पुराने कॉइन्स के कुछ अलग अलग नाम थे, जैसे हम लोग आज रुपी बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, उस समय भी कुछ नाम थे. देखो कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पई, पैसा, आना एंड रूपी. रूपी तो, रूपी को तो हम ये नाम से आज भी कॉइन को बोलते हैं रूपी. सम लोकल इडियम्स और प्रोवर्ब्स, कुछ कहावतें थी कॉइन्स के रिलेटेड, ठीक है, उससे भी हम लोगों को चीजें समझ में आती है. क्या है कहावतें, एक फुटकी कौड़ी देना नहीं, ये मराठी में जिनको भी मराठी आती है उनको समझ में, एक फूटी का, जैसे इसका हिंदी क्या वर्जन है, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ठीक है. क्या हुआ, पैसे पैसे मांगते रहते, पैसे मांगते रहते, ठीक है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, कौन क्या बोलते हैं उसमें, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, वो ये वाला पार्ट है. अगर आप लोगों को बोलना है कि भाई मैं जो भी बोल रहा हूँ वो 100% ट्रू है, तो उसका उसकी कहा होती है 16 आना सच, है ना, 16 आना सच यानी 100% ट्रू, ऐसी कहावत है कि कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग मेटल यूज करके कॉइन बनाए हैं. कौन से मेटल, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. फ्रॉम दीज कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, कौन से रूलर ने वो कॉइन बनाया है, देयर पीरियड, उसमें कौन सा समय लिखा हुआ है, गवर्नेंस, किस तरीके से वो उनकी गवर्नमेंट चलाते थे, रिलीजियस आइडियाज, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, पर्सनल डिटेल्स, वो राजा की डिटेल्स उसमें कुछ लिखी गई है क्या. Similarly, we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at that time. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब एक गोल्ड का कॉइन दिया तो उनको अगर कोई चीज खरीदनी है तो वो कितनी आ रही है उसमें, वही चीज देना है, और एक सिल्वर का कॉइन दिया वही चीज देना है, और एक कॉपर का कॉइन दे दिया. समझ में आ रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. देन इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी,
कंसिडर करो कि एक राजा के टाइम में कॉपर के ही कॉइन, तो उसकी नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन, और कोई राजा है उसी के समय का, वही राजा पहले, अगर दूसरा राज्य तो उसमें सिल्वर के कई सारे कॉइन, तो यार इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत बढ़िया थी, है ना, मतलब कॉपर वाले से तो अच्छी थी। और एक राज्य है जहां पे मैक्सिमम हमको गोल्ड कॉइन्स ही गोल्ड कॉइन्स मिले, तो वो बहुत अमीर राज्य था, है ना, प्रॉस्परस किंगडम था वो, ये हम लोग समझ सकते हैं। We also see how far metallurgy had advanced in that period. मेटालर्जी का मतलब होता है कि अलग अलग मेटल्स को पिघल के उसको एक नए ढांचे में डाल के उससे कोई चीज बनाना, दो मेटल्स को मिक्स करके बनाना, समझ में आ रहा है ऐसे, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं मेटालर्जी, तो वो बहुत एडवांस थी। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर, एम्परर अकबर ने जो कॉइन्स निकाले थे उसमें किसके इमेजेस थे, राम सीता के, ठीक है। शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, जो हैदर अली थे उनके कॉइन्स पे कौन से इमेज थे, शिव पार्वती के, ठीक है। वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोनों थिंग्स, क्या क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को इसमें, वही दोनों लोग हिंदू मुसलमान जो भी लोग थे वो कैसे रहते थे, साथ में रहते थे, कोऑर्डिनेशन में रहते थे, ये इसमें से बात समझ में आ रही है, आ रही है, भले ही राजा मुस्लिम हो मगर उनके कॉइन पे किसके इमेजेस है, हिंदू रिलीजियस गॉड्स, गॉड्स और गॉडेस, करेक्ट है, तो ये रिलीजियस कोऑर्डिनेशन दिखा रहा है वो समय का, ये जब राजा थे उनके समय का। पेशवाज यूज द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन, पेशवा, महाराष्ट्र पेशवा थे वो क्या करते, ठीक है, उनके कॉइन्स पे अरेबिक लैंग्वेज यूज की गई, करेक्ट, और क्या अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज यूज की, दिस थ्रोज लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड, कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे ये भी तो समझ में आ रहा है, कौन सी, ऐसा लिखा नहीं होगा वहां पे कि हम लोग ये लैंग्वेज यूज करते हैं, बट जो लैंग्वेज में वहां पे लिखा होगा इसका मतलब है वो लैंग्वेज का यूज वहां पे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अरेबिक एंड पर्शियन, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन देखने से पहले मैं आप लोगों को वीर गाला देखो, इस पे कुछ इमेजेस, स्टैचूज, स्टैचू भी बनाए पूरे पूरे पत्थर के नीचे से कार करके बनाए, इसको बोलेंगे वीर गार्डन, किसी के भी याद में किसी का भी मेमोरियल, ठीक है, कोई किसी ने बहुत बढ़िया काम किया, हीरोइक काम किया, तो वो इस पे मेंशन कर, है ना, जो आजकल देखो बड़े बड़े पोस्टर्स आते हैं मार्केट, है ना, बहुत बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे, तो वो बैनर वाला सिस्टम तब था नहीं, जैसे कुछ बड़े बड़े स्टैचूज अभी बना देते हैं, है ना, एक पूरा आपका चौक है, वो चौक पे अगर मेन शहर का चौक है उस पर एक बहुत बड़ा स्टैचू बना दो, वो इस पार्ट में आएंगे। इंस्क्रिप्शन पे आए, इंस्क्रिप्शन क्या है, कार्विंग ऑन अ स्टोन और अ वॉल, कार्व करके कुछ स्टोन पे लिखा गया है या फिर वॉल पे लिखा है, और फिर कॉपर प्लेट पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बृहदेश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावुर, वहां पे बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजावुर में, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है, मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ कौन से राजा थे, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ये डायनेस्टीज थी, ठीक है, ये किंगडम्स थे, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चोला, यादव किंग्स हैव बीन फाउंड, ये इंस्क्रिप्शन मिले हम लोगों को, तभी तो हम लोगों को पता है कि ये राजा कौन से समय में थे, अदरवाइज हिस्ट्री कैसे पता चलती, ना हम लोग थे ना वो लोग अभी है बताने के लिए, राइट। एन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी important and reliable source of history. It helps us to understand features like, ये इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलायबल, मतलब इस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, ऐसा सोर्स है हिस्ट्री का, इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी क्या, कौन सी लैंग्वेज कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी, जैसे मेरा नाम अक्षय है, मैं इंग्लिश में लिखूंगा AKSHAY, और मराठी में कैसे लिखूंगा य, तो इंग्लिश में लिखने वाली स्क्रिप्ट अलग हो गई, मराठी में लिखने वाली स्क्रिप्ट अलग हो गई, या हिंदी में लिखने वाली स्क्रिप्ट अलग हो गई, हिंदी और मराठी वाली स्क्रिप्ट कौन सी जो हम लोग यूज करते हैं, देवनागरी, सोशल लाइफ ऑफ द पीरियड, सोशल लाइफ ऑफ द पीरियड, वो पीरियड की सोशल लाइफ कैसी थी, ये भी हम लोगों को इंस्क्रिप्शन से समझेगा, अच्छा कैसे समझेगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शन पे ना एक इमेज बनाई गई है कि एक कोई तो भी फेस्टिवल है और लोग सारे लोग, महिलाएं भी है, मेन भी है, फीमेल भी है, और चिल्ड्रन भी है, ये सारे लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमको क्या समझ में आएगा उस समय का कि सोशल पीरियड में सारे लोग मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे,
अगर उसी जगह पे हमको कोई विमेन का इमेज दिखी ही नहीं, इसका मतलब क्या है, वो फेस्टिवल सिर्फ मेन लोग ही सेलिब्रेट करते थे, विमेन को नहीं अलाउ था। इस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको। करेक्ट। इंस्क्रिप्शन कार्व ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स जो थी, शीट बनाते थे कॉपर की, उसके ऊपर फिर इंस्क्रिप्शन कार्व करके निकालते, उसको कॉपर प्लेट बोलते थे। ठीक है। रॉयल एडिक्ट्स है, वर्डिक्ट्स है, एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब ऑन कॉपर प्लेट। किसी राजा ने कोई आदेश दिया है तो वो कॉपर प्लेट पे लिखा जाता है, कोई फरमान है ना। देन वर्डिक्ट्स है, राजा के दरबार में अगर ये चीज चल रही है कि कोई दो लोग आए हैं, उनके लिए कुछ जजमेंट देना है, न्याय देना है किसी, तो कौन सा न्याय दिया गया या कुछ क्या बोला गया, तो वो भी लिखा जाता है वर्डिक्ट्स। ठीक है। आर इंस्क्राइब ऑन कॉपर प्लेट्स। समझ गया। अभी आ गया और मटेरियल। चैत्यास, विहारास, ठीक है, टेम्पल्स है, मंदिर है, चर्चेस है, मॉस्क्यू मस्जिद है, एवियरीज है, दरगाह है, मकबराज है, गुरुद्वारा है, मॉन्यूमेंट्स है, स्कल्पचर्स है, बेल्स है, मिनारेट्स है। मिनारेट्स पता है? मिनारेट्स क्या है? क्यों कुतुब मीनार है, वो मीनार है, चार मीनार है हैदराबाद में, वो उसके चार मीनार से, वो मिनारेट्स। विलेज बाउंड्रीज, गांव की बाउंड्रीज और गेट्स विलेज की। ठीक है। वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, टॉयज, इंप्लीमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, आर ऑल मटेरियल्स ऑफ हिस्ट्री। ये सारे एग्जांपल दिए हैं। ठीक है। अगर एग्जांपल पूछे गए तो ये सारे, बाकी के तो तुम जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है वो तो है ही आप लोगों के पास। ठीक है। देखो, अब आते हैं, देखो मटेरियल सोर्सेस हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स का क्या है कि अगर कोई पेज पे लिखा गया या कोई पत्ते पे लिखा गया तो वो ना डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ समय में। और हम लोग कोई एक दो साल की बात नहीं कर रहे, ठीक है, 400-500 साल की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए मटेरियल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ना। और कुछ कुछ अगर रिटर्न सोर्स हम लोगों को मिल गया तो फिर तो सारा डिस्क्रिप्शन ही मिल जाएगा, खजाना ही मिल जाएगा कि तब क्या क्या हुआ था। कई सारे ग्रंथ है, कई सारे बुक्स है जो अभी अवेलेबल है, म्यूजियम्स में रखे हुए हैं या गवर्नमेंट ने उसको प्रिजर्व करके रखा गया है ना, वो भी है हमारे पास। देखो, रिटर्न सोर्स, we learn about significant historical events in the medieval period from the sources like writing sets of scripts। अलग अलग स्क्रिप्ट्स है, वहां से हम लोगों को कई सारी चीजें मिली हैं, लैंग्वेजेस भी यूज किए गए। स्क्रिप्ट देखो, देवनागरी स्क्रिप्ट है, अरेबिक स्क्रिप्ट है, पर्शियन स्क्रिप्ट है, मोडी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? लिपि। कौन से स्टाइल में लिखा गया है? इंग्लिश में लिखा गया तो एक ही ऐसे जगह है ना, इंग्लिश भी यूज करेंगे। ठीक है। हिंदी मराठी में लिख रहे हैं हम लोग तो कन्नड़ का यूज करेंगे, संस्कृत में भी वो यूज होता है। करेक्ट। ये चार स्क्रिप्ट आप लोगों को दिया था। एंड ऑल्सो फॉर्म द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस दिया, स्क्रिप्ट अलग और लैंग्वेज अलग। ठीक है। Gurjapatras, religious manuscripts, treatises, edicts, decrees, biographies, painting, etc. ये सारे क्या है, हम लोगों को क्या मिलते हैं? रिटर्न सोर्सेस मिलते हैं। गुर्जापत्र यानी एक पत्र है, फिर उसमें कुछ लिखा गया। ठीक है। रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट है, मनुस्क्रिप्ट यानी क्या, हाथ से लिखा गया। रिलीजियस है, वो धार्मिक है। ट्रियटाइज है, कुछ दो राजाओं की अगर ट्रीटी हुई है वहां पे, ठीक है, अग्रीमेंट हुआ है, तो वो ट्रियटाइज वो भी हम लोगों को मिलता है और मिला भी है। तो ये क्यों मिल रहा है सब? क्योंकि ये मिडिवल हिस्ट्री है ना, एंशियंट हिस्ट्री नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री में बहुत पहले जाना पड़ेगा हम लोग, तो तब की चीजें कुछ बची है नहीं बची है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, उसका तो सब हमको टूटा फूटा पार्ट ही मिला है ना। ठीक है। एडिक्ट्स है, किसी राजा ने अपने बारे में कुछ लिख के रखा है। ठीक है। डिक्रीज है, क्या क्या आदेश दिए गए या क्या क्या फिर डिसीजंस दिए गए। बायोग्राफीज है, कोई राजा का चरित्र लिखा गया है किसी ने, या राजा ने खुद लिखा गया है। बायोग्राफी जो मेरे ही बारे में, मेरा चरित्र कोई लिखेगा कोई और, वो बायोग्राफी होगी। अगर मैं खुद लिखूंगा तो ऑटोबायोग्राफी होगी, है ना। और पेंटिंग्स है, वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स। फूड आइटम्स की इंफॉर्मेशन, कुछ ब्रेन स्ट्रेन के अगर टुकड़े हम लोगों को मिले होंगे तो। अटायर यानी कपड़े कौन से पहनते, कन्वेंशन यानी कौन सी चीजें फॉलो करते थे। सुबह उठना है, नहाना धोना है, मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, कहीं भी जाना है, माता पिता के पैर छूना है, क्या कन्वेंशन चाहिए। ठीक है। कोई सीनियर इंसान है तो फिर उसको रिस्पेक्ट देना है, कैसे कन्वेंशन। ये कन्वेंशन लिखे नहीं जाते हैं, ये कोई रूल्स नहीं बनाए जाते। दूसरा, रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल, रूल्स अलग थे कि कंडक्ट यानी क्या, लोगों ने कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए बाकी लोगों के साथ। फेस्टिवल्स थे, एंड अबाउट पीपल्स लाइफ, लोगों की लाइफ।
ये सारी चीजें लिखी हुई है। अगर लिखा जाए कोई भी चीज, उसका अगर डिस्क्रिप्शन हम लोगों को मिल जाए तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मगर कॉइन्स में चीजें हैं, उसको हम लोगों को इंटरप्रेट करना है और फिर लिखना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ऐसे ही सोर्सेज को क्या बोलते हैं? रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कौन से रिटर्न सोर्सेज है? डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ किंग। किंग के कोर्ट में कैसी कैसी प्रोसीडिंग्स चल रही है, न्याय कैसे दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या, जैसे आज कोर्ट में होता है हमारे, है ना, दो पार्टीज आती है, दो वकील होते हैं, फिर वो आर्गुमेंट्स देते हैं वहां पे कोर्ट में। तो यहाँ वो फिर सारी चीजें लिखी जाती है, जज ने क्या क्या बोला है, यहाँ पे जज कौन है? किंग ही है ना। देन जिनेलॉजी और शकावली। जिनेलॉजी यानी क्या? एक राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये पूरी जिनेलॉजी उसकी लिखी गई है एक बुक में अलग से। देन करस्पॉन्डर और डिस्पैचेस। लोग पढ़ाई भी करते थे उस समय पे, रिसर्चर थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या फाइंडिंग्स है, उनकी क्या फाइंडिंग्स है, उन लोगों ने क्या लिख के रखा। जुडिशियल वर्डिक्स और ऑर्डर। सिर्फ राजा के दरबार में नहीं होता, राजा के दरबार में सिर्फ डिसीजन नहीं दिए जाते, है ना। अगर किसी ने कुछ क्राइम वगैरह किया है, कुछ भी न्याय लेना है ना, डिसीजन लेना है, फिर राजा के दरबार में नहीं होता था। और भी कुछ लोग थे, छोटे मोटे जो क्राइम्स थे, वो फिर वहां पे सॉल्व होते, वो उसका भी कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट। ट्रिएटाइज और बायोग्राफी मैंने बता दिया। नाउ ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। जो कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए वहां, अलग अलग राजाओं के दरबार में होते, ठीक है, वो लोग आए, उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, एक राज्य में गए, उसके मार्केट में गए, वो पूरा राज्य घूमे, वो राज्य उनको कैसे लगा, क्या क्या उन्होंने देखा, कोई लड़ाई देखी है क्या, वो सारे लोग अपने ना उसमें बुक में लिख के रखे, उसको बोलेंगे ट्रैवलॉग। तो किसका है वो? ट्रैवलर। ट्रैव क्यों? क्योंकि ट्रैवलर ने लिखा है, तो ट्रैवलर लॉग यानी कि कुछ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। देन क्रॉनिकल्स और तारीख। तारीख यानी तारीख, मतलब सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज चीजें लिख के रखा, उसको तवारीख बोलेंगे, तारीख बोलेंगे, क्रॉनिकल बोलेंगे, या बखर बोलेंगे। बखर ये महाराष्ट्र में, समझ में आ रहा है? जब ड्यूरिंग दिस पीरियड travelers from other countries came to India, they have written travelogues or accounts of their travels. Yeah. उनके क्या क्या नाम है भाई? सम ऑफ देम आर अल बलूनी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसके स्पेलिंग वैसे के वैसे ही लिखा है। अल बलूनी, इब्न बटूटा, निकोलो बलूची, राइट, ये है। देखो उसके बारे में क्या क्या लिखा है, बाबर की बायोग्राफी लिखी गई है, बाबर नामा, ठीक है, श्री शिव भारत और संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज। संस्कृत बायोग्राफी शिवाजी महाराज का नाम क्या है? श्री शिव भारत। कंपोज बाय, किसने कंपोज किए, कौन से पोएट ने कंपोज किया? परमानंद। श्री शिव भारत। एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज, और कई लोगों की बायोग्राफीज है, छोटे मोटे राजा थे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे, मंत्री थे, उनकी बायोग्राफी जिन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया होगा, अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया होगा उनके राज्य के लिए। Various biographies of different rulers and their correspondence help us to understand। See, ये क्या किस चीज के लिए हेल्प कर रहा है हम लोगों को, कि वो राजाओं ने कैसी पॉलिसीज बनाई थी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे था, ठीक है, एंड उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब एक राजा का, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे था, ठीक है, क्या उनके कोई ट्रेड वाले रिलेशंस थे, ठीक है, उन लोगों में अलायंस था, अलायंस दोस्ती थी, कैसे थे डिप्लोमेटिक। देन अभी आते तवारीख। तवारीख और तारीख, ठीक है, ये कई सारे लोगों ने लिखी है, यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कौन सी डेट पे क्या क्या हुआ। तवारीख किसने किसने लिखी है? अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। मतलब इन लोगों ने जो लिखी है, ये कौन सी लिखी है उसका नाम नहीं दिया है, इसने लिखा है उसका नाम दिया, और ये इसलिए दिया है यहाँ पे क्योंकि ये वाले क्रॉनिकल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब आते हैं बफर। तो अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, अवेलेबल है इसलिए तो पता चल रहा है। अब आते हैं बफर। बफर इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। मैंने बताया आप लोगों को पहले, है ना, तवारीख, तारीख, क्रॉनिकल, बखर, एक ही बात। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स। अच्छा, क्या ये क्रॉनिकल्स किस चीज में हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को? कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स,
दो राजा है, ठीक है। ये जब राजा जिंदा था तब वो भी राजा जिंदा था, वो किसी और राज्य में राज्य कर रहा था, ये किसी और राज्य में राज्य कर रहा था। तो इन दोनों की हिस्ट्री कैसी है, साथ साथ वाली है, तो उसको बोलेंगे कंटेम्प्ररी। और पॉलिटिकल हैपनिंग यानी क्या, क्या हो रहा था उस समय की राजनीति में, क्या कोई लड़ाई हो रही थी, कुछ वॉर हो रहे थे, या कोई किसी पे अटैक कर रहा था, क्या हो रहा था। लिंग्विस्टिक ट्रांजेक्शंस, ठीक है। लैंग्वेज यहां से वहां कैसी थी, वहां से यहाँ कैसे आए, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज की बात। कल्चरल लाइफ कैसी थी लोगों की, सोशल कंडीशन किस थी, समाज कैसे थे तब, उनकी क्या कंडीशन थी, अच्छी थी, नॉर्मल थी, या फिर बहुत बुरी थी। Many of the chronicles in Marathi were written many years after the events had occurred. अब ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्रॉनिकल्स जो लिखे गए वो तब नहीं लिखे गए जब इवेंट्स वो हो रहे हैं हमारे सामने, वो तब लिखे गए कुछ दिन बाद में, कुछ साल बाद में वो क्रॉनिकल्स लिखे गए। तो कैसे लिखेंगे, एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिलाई ऑन हियरसे। हियरसे यानी किसी से सुना, किसी ने कुछ बोला, उसके भरोसे पे वो क्रॉनिकल्स लिखे हैं, है ना। आंखों देखी नहीं लिखा गया है, किसी ने किसी को पूछ पूछ के लिखा गया है। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स, क्या क्या क्रॉनिकल्स थे, ठीक है। माई कविताची बखर, सभासद बखर, चिटणीसाची बखर, आऊसाहेबाची बखर, एक्सेट्रा। लिखे उनके नाम दे दिए बात, है ना। द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्ररी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक, अच्छा कंटेम्प्ररी वेस्टर्न हिस्टोरियन मतलब उसी समय के वेस्टर्न हिस्टोरियंस, यूरोपियन लोग, ठीक है, या फिर और वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोग, उन लोगों ने क्या क्या लिखा है और उनके नाम दिए हैं। जैसे कौन है, रॉबर्ट आर्म, एमसी स्प्रेंगल एंड ग्रैंड डब, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां से रिटर्न सोर्सेस मिल रहा है हम लोगों को भारत के बारे में, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए। हिस्ट्री हम लोगों को साइंटिफिकली, क्रोनोलॉजिकली और सिस्टमेटिकली, बात आ रही है समझ में। अच्छा, मेक अ कलेक्शन ऑफ पोवाडास, ट्राइबल सॉन्ग्स, ठीक है। पोवाडास क्या होते हैं, ट्राइबल सॉन्ग क्या होते हैं, इसका कलेक्शन करो। प्रेजेंट नेम इन द कल्चरल प्रोग्राम इन स्कूल, ये तो एक्टिविटी दिया है तुम लोगों के स्कूल में, अगर कोई प्रोग्राम होता होगा, है ना, कल्चरल प्रोग्राम, तो वहां पे आप करो, उसको प्रेजेंट करो, और ये चीजें करनी चाहिए, स्कूल्स में ही ये सब चीजें होंगी, है ना। अभी हम लोगों ने देख लिया मटेरियल सोर्सेज, और उसको उसी को फिजिकल सोर्सेज भी बोलते हैं। देन वी हैव सीन रिटर्न सोर्सेज, उसी को लिटरेरी सोर्स भी बोलते हैं। और नाउ ओरल सोर्सेज, ठीक है। ओरल सोर्सेज में कभी कोई चीज ना लिखी गई है, और ना ही उससे कोई एक मतलब हमको दिखता भी नहीं है, जैसे फिजिकल सोर्सेज या मटेरियल सोर्सेज दिखते हैं, बड़े बड़े फोर्स, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं, ओरल सोर्स। मगर फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज उस समय की अवेलेबल ही नहीं है, मगर एक ऐसी कहानी चलते आ रही है कई सालों से, उसको अभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके कुछ प्रूफ्स भी मिलते हैं, तो ये फिर ओरल सोर्स काम में आता है, करेक्ट है। वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर, ठीक है। फोक लाइफ, वहां की लोकल लाइफ कैसी, तो वहां का लोकल कुछ लिटरेचर होता है, लोकल लोगों ने कुछ लिख के रखा होगा, उससे हम लोगों को कई सारी चीजें वहां की पता चलती है। भाई लोकल लाइफ कैसी थी, राजा रजवाड़ों के बारे में तो बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी, मगर आम लोगों के बारे में वो भी तो पता चलना चाहिए। ट्रेडिशनली पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्या बोला है, ऐसी चीजें हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है। दादाजी ने पिताजी को कोई कहानी सुनाई, पिताजी ने हम लोगों को कोई कहानी सुनाई, हम हमारे आने वाले आगे के जनरेशन को वही कहानी सुनाएंगे। ओरल सोचेस ऐसे ही काम करता है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती है ये इंफॉर्मेशन, है ना। देखो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में ना वेदास, चार वेद, इसको ना सब, इसको ना कहीं लिखा नहीं गया, बाद में लोगों ने उसको उसको पहले तो ओरली वो पास ऑन होते गया, फिर उसको जब लिखने का सब सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो गई, तब वो लिखना शुरू हुआ, करेक्ट। सब एग्जांपल्स क्या है, ओवीज है, ठीक है, फोक सॉन्ग्स है, पोवाड़ा है, फोक टेल्स है, लीजेंड्स एंड मिथ्स है, ठीक है। ओवीज कंपोजिशन है ये 2 लाइन 3 लाइन का। फोक सॉन्ग्स लोकल सॉन्ग वहां के, वो पर्टिकुलर जगह के। पोवाड़ास जैसे किसी बहुत ही एक इंसान ने, एक पर्सनैलिटी ने इंपॉर्टेंट काम किया, एक हीरोइक काम किया, करेज दिखाया, वेलर दिखाया, तो उसके लिए ना पोवाड़ा गाते जाते, ठीक है, पोवाड़ा एक नीचे भी आए। देन फोक टेल्स थे, जैसे लोकल गाने हैं, सॉन्ग्स है, वैसे कहानियां भी थी।
लीजेंड्स, किसी किसी एक लीजेंड के बारे में कुछ बोला गया है, उसकी कहानी बताई गई है। एंड मिथ्स, मिथ्स है ना ऐसी चीजें होती है उसके अपने पास ना फुल प्रूफ एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, फुल प्रूफ, मगर उसको हम लोग कई सालों से उसी चीज को फॉलो करके आ रहे हैं, वही कहानी को फॉलो करके आ रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इन्हीं सारे सोर्सेज को ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज मेंशन अबव। जो ऊपर जो सोर्सेज दिए हैं तीन, उसमें हिस्ट्री लिखी गई है, उसका यूज करके इवन आफ्टर इट हैज बीन रिटन डाउन रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली। आज भी हम लोगों के सामने ये जो हिस्ट्री जो आप अपने बुक्स में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो होने के बावजूद भी, उसके बाद भी रिसर्च कंटिन्यूअसली चल रही है। आगे जाके कुछ चेंज हो गया तो आप समझ लें कि हड़प्पा सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, और कुछ मिल गया तो जैसे साउथ इंडिया में कुछ मिल गया तो क्योंकि हिस्ट्री को रिराइट करनी पड़ेगी, है ना। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च, नई नई चीजें इस रिसर्च से हम लोगों को मिलती है। देन हिस्ट्री हैज टू बी रीरिटन अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से हम लोगों को फिर से हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। हम लोग सिर्फ हिस्ट्री लिखी गई है, सिलेबस में दिया गया है, इसलिए गलत हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, है ना। तो आगे की जनरेशन को, जो भी आने वाली जनरेशन है, उनको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, राइट। We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent. हमारे हिस्ट्री के बुक्स, अभी देखो, अभी तुम लोग 7th स्टैंडर्ड में हो ना, तुम लोगों का पिछला वाला जो 6th स्टैंडर्ड का बुक है, वो अभी जो 6th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स है उनको चेंज हो गया, सिलेबस ही चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम लोगों के हिस्ट्री के बुक्स जो होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के जो हिस्ट्री के बुक्स होंगे और ग्रैंड पेरेंट्स के हिस्ट्री के बुक्स होंगे, तो सारे अलग अलग होंगे। तब से एक ही बुक थोड़ी हम लोग कैरी करते आए, है ना। उसमें कई सारे चेंजेस करते गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 1980s में, 1960s में, 1970s में जो लोग स्टूडेंट्स थे, तब तो ये बात भी नहीं आई थी मोबाइल फोन की, या फिर अभी जो एआई आ रहा है, जो इंटरनेट आया है, ये तो था नहीं। बट नाउ इट हैज बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, है कि नहीं। तो क्यों सिलेबस में आ गया, क्योंकि चेंज होते गए हैं चीजें, नए नए इन्वेंशन होते गए, तो फिर वो हमारे सिलेबस में आ गए, करेक्ट। पोवाड़ा ऑफ तानाजी, तानाजी का एक पोवाड़ा है, ठीक है ना, तानाजी मालासुरे। इवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोवाड़ा कंपोज बाय तुलसीदास शाही। पोवाड़ा कंपोज करते हैं, गाते हैं, उनको शाही बोलते हैं। किसने किया ये? तुलसीदास शाही। ही पोर्ट्रेज द कोंडाना कैंपेन, ठीक है। तानाजी, तानाजी मूवी देखा होगा, देखा होगा कि नहीं देखा है, ठीक है। तानाजी में, तानाजी मूवी में क्या करते हैं तानाजी महाराज, कोंडाना किले की चढ़ाई करते हैं। तो कोंडाना कैंपेन बताया गया है इस पोवाड़ा में। द पोवाड़ा कंटेन्स ब्यूटीफुल कैरेक्टर स्केचेस। कौन से कैरेक्टर दिए इस पोवाड़ा, ठीक है। तानाजी महाराज, शेलार मामा करके कैरेक्टर है, शिवाजी महाराज है, वीर माता जिजाबाई है, और एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स दिए हैं इसको, ठीक है। इसको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, ठीक। अब आता है सजेस्ट में, अच्छा इसको पढ़ के दिखा दिए, ठीक है। मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षीचा म्हातारा, ठीक है, 80 साल की 80 वर्षीचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगण। रायबा यानी को तानाजी, तानाजी के जो बेटे थे उनका नाम रायबा था, ठीक है। और उनकी शादी बाकी थी, है ना। उनकी शादी का ही इन्विटेशन लेके आते हैं शिवाजी महाराज के पास। अब तब उनको पता चलता है कि अरे अब तो कोंडाना जाने की तैयारी हो रही है, तो बोले कि नहीं मैं जाऊंगा। तो फिर वहां से प्रोवर्ब आया, प्रोवर्ब आया, कौन सा प्रोवर्ब आया, ठीक है। आदि लगीन कोंडानाचे मग रायबाज, यानी पहले भाई कोंडाना हम जीतेंगे, उसकी पहले उसको करते हैं, उसको हमारे पास ले लेते हैं, बाद में रायबा की शादी होती रहेगी। ऐसा किसने बोला? तानाजी ने, अपने खुद के बेटे की शादी थी। और ये हम लोगों को पता है कि जब वो कोंडाना जीतने गए तो कोंडाना तो जीत गए, पर वापस नहीं आए, शादी रहेगी रायबा की, वो देख ही नहीं पाए रायबा की शादी। इस तरीके का करेज था वो लोगों में, ठीक है। इस तरीके का करेज था कि छोड़ो यार, शादी वादी होती रहेगी, पहले हम वो काम करके आएंगे जो स्वराज के लिए इंपॉर्टेंट। तो पहले, सबसे पहले उनके दिमाग में अगर कोई चीज आती होगी तो स्वराज आता, शादी वादी देखने के बाद अपनी खुशी खुशी सब बात, सबसे पहले स्वराज के लिए क्या करूँ, राइट। इसीलिए नाम हिस्ट्री में है। आम लोगों के नाम हिस्ट्री में कहाँ मिलते हैं हम लोगों को? जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए उनके नाम हिस्ट्री में आएंगे,
माझ्या तानाजी सुभेदारा जे गेले सिंहगडाला। सिंहगढ़ यानी क्यों? क्योंकि कोंडाना नाम था उसका पहले। कोंडाना फिर जब जीत लिया, और किसने जीता? तानाजी ने जीता। तानाजी ने जीता तो फिर क्या क्या बोला उनको? उस गढ़ का नाम क्या क्या रख दिया? सिंहगढ़। फिर ये मराठी में और एक कहावत है, गढ़ आला, यानी गढ़ तो मिल गया पर सिंह गेला। सिंह यानी कौन? तानाजी। उनकी बात समझ गए? शहीद हो गए थे वहां पर। त्याने आंबारे खाईले, त्याच्या पाठीले पाहिले नाही बुडाले पाहिले। ज्याने आंबारे खाईले बाठा कुंडा लावला, त्याचे झाड होऊनी आंबे बांधले, किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वार्ता काढू नको तानाजी सुभेदार। जे गेले सिंहगडाला ते म्हणूनच आणि गेले, तुमचा सपाटा होईल म्हणू नको रे मामा। आम्ही सूरमर्द क्षत्रिय नाही भिणार मरणार। हम जाएंगे। मामा यानी शेदार मामा। अरे दिक्कत है वहां पे जाने में, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बोले तानाजी। हम बोलते हम तो क्या है, हम क्षत्रिय, हम वॉरियर है। हम ये मरना वाला यानी क्या, नहीं डरते मरने के लिए, जाएंगे। मरे तो मरे, किसका काम करे? स्वराज का काम करे। चलो नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अरे क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भले ही हम लोगों को मिले हैं, उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? इवैल्यूएट करना। अगर सिर्फ उसको आंख बंद करके उस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कुछ प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। आने वाले जनरेशन को हम गलत गलत हिस्ट्री नहीं दे सकते। We have to examine their authenticity and see which are genuine and which are fake। कौन से फेक है और कौन से सही है, कौन से ट्रू है, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। और फेक वाले को फिर बाजू में कर देना नहीं चाहिए हम लोग को ये चीजें। Their quality can be determined with the help of internal standards। इंटरनल कुछ स्टैंडर्ड्स है ना, स्टूडेंट कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप मेंटेन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हिस्ट्री लिखनी जानी चाहिए। उस सोर्सेस को सारा इवैल्यूएट करके क्रिटिकल एनालिसिस करके। We also have to study the integrity of the writers, their personal interest and the period in which they live and the political pressure on them। मैं किसी राजा के दरबार में हूँ, एक हिस्टोरियन हूँ, राजा ने मुझे काम दिया है हिस्ट्री लिखने का, तो क्या मैं सिर्फ राजा की तारीफ ही करते जा रहा हूँ हिस्ट्री में ताकि मुझे राजा से कुछ रिवॉर्ड मिले? ये तो बायस हो जाएगा। किसी एक के बारे में ही सारी चीजें लिखो और दूसरा पार्ट उसका लिखो ही ना। कोई भी कॉइन की दो साइड होती है। किसी भी इंसान में कोई अच्छी चीजें होंगी, कुछ बुरी चीजें होंगी, होंगे कि नहीं? या फिर कोई इंसान कुछ चीजों में बहुत बढ़िया आगे बढ़ा होगा, पास हो गया होगा, एक आध दो चीजों में फेल भी हुआ होगा। तो हम लोगों को दोनों चीजें लिखनी चाहिए। क्या बोला गया है यहाँ पे? राइटर्स का इंटीग्रिटी देखना है, सही में वो सच में ट्रूली सारी चीजें लिख रहा है, ऑनेस्टली लिख रहा है, या फिर अपनी मन की चीजें भी उसमें डाल रहा है। ठीक है, देयर पर्सनल इंटरेस्ट, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ रिवॉर्ड मिलने के लिए, इसलिए फिर मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, ये भी नहीं चलेगा। द पीरियड इन विच दे लिव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम। मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, राजा का प्रेशर है भाई, अगर ये नहीं लिखेगा तो मार देंगे, सजा कर देंगे, फांसी दे देंगे। दूसरी बात क्या है, क्या जिस समय में वो लिखा गया है उस समय में मैं जिंदा था, मैं था कि नहीं, या बस मेरे नाम से चिपका दिया गया? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हियरसे और गिव एन आई विटनेस अकाउंट। जैसे ओरल सोर्सेस क्या होते हैं, हियरसे होते हैं, किसी ने कुछ बोला फिर लिख दिया, है ना, उस पर डिपेंड है, या आई विटनेस है उस चीज के, या मैंने बस मेरे सामने चीजें हो गई मैंने लिखा। देखो कोर्ट में आई विटनेस आते हैं, आई विटनेस आते कि नहीं आते? वी नीड टू कंसिडर द एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन यानी क्या? एकदम बड़ा बड़ा फेंकना, उसका वो काम छोटा सा ही है और उसको दिखाना बहुत बड़ा काम है ना, उसको मसाला लगा के बताना चाहिए। अरे मेटाफर्स एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज पार्ट ऑफ ग्रामर, है ना। मतलब क्या बोलेंगे, नहीं वो इंसान एकदम शेर जैसे था, अगर ये नहीं बोलेगा शेर जैसे था तो सिमिली हो गया, वो इंसान शेर था, मेटाफर हो गया। ये भी कुछ लगाया क्या उसमें, देखो their information has to be verified with the help of other contemporary sources। एक राज्य में वो डॉक्यूमेंट लिखी गई है या वो कुछ चीज हम लोगों को मिली है, बाजू के भी राज्य, उसके साइड का जो राज्य है वहां पे भी कुछ लिखा गया है, दोनों को कंपेयर करके देखो क्या सही सही चीजें चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है? मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है उसका उल्टा पूरा वहां पे लिखा गया है, इसको भी हमको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। देन द इंफॉर्मेशन में बी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जैजरेटेड। एक साइड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही राजा के बारे में सारी चीजें नहीं होनी चाहिए अच्छी अच्छी लिखी हुई। ठीक है। देन एग्जैजरेटेड बोल दिया मैंने, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी यहाँ पे कुछ और मिल रहा है वहां पे कुछ और मिल रहा है। The sources have to be subjected to a critical analysis. The author's impartiality and neutrality are very important in the writing history. ठीक है, सोर्सेस कैसे होने चाहिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है हम लोगों को सब चीज को। और जो ऑथर है जो हिस्ट्री लिख रहा है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी एक के साइड की साइड नहीं लिखना चाहिए उसे, और न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल यानी क्या, अगर मैं हिस्टोरियन हूँ और मुझे किसी एक हिस्ट्री के राजा का गुस्सा आता है तो मैंने उसके बारे में सारा कुछ गलत नहीं लिखना चाहिए। इफ आई एम एन हिस्टोरियन, आई एम हिस्टोरियन, तो मुझे क्या करना है, मुझे न्यूट्रल रह के हिस्ट्री लिखनी है। यार इसने ना मेरे साथ गलत किया था, मैं उसके बारे में सारा बुरा ही लिखूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, उसने मेरे साथ गलत किया है, आप लोगों के साथ तो गलत नहीं किया। तो कैसे करोगे, हिस्ट्री सही लिखनी चाहिए, किसी के साइड में नहीं और किसी के पूरा पूरा अपोज में भी नहीं, न्यूट्रल हो। डन। डन। ठीक है, चलो एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगा वो मुझसे पूछ सकता है। इसको रिवाइज करना है, चैप्टर को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसके पहले तुम लोगों ने नहीं सुने होंगे उसको अंडरलाइन कर करके काम करो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं एक्सरसाइज वाला पार्ट। थैंक यू वेरी मच।